नमस्कार दोस्तों। हमने कक्षा 9 की जो क्षितिज पुस्तक है उसका पूरा अध्ययन कर लिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में से पढ़ सकते हैं। आज अपन क्षितिज के साथ साथ में एक एक कृतिका और जुड़ती है कक्षा 9th में। उसमें भी 4-5 अध्याय हैं, सारे गद्य के ही हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर जोड़े गए हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो पहला जो अध्याय है वो है इस जल प्रलय में, और ये फणीसुनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया एक रिपोर्टाज है। ध्यान रखिए, ये जो इस जल प्रलय में पाठ है उसकी विधा है रिपोर्टाज। तो रेणु का जन्म 1921 में और देहांत जो है वो 1977 में हुआ था। तो लेखक का परिचय देखिएगा। फणीसुनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को ओराही हिंगना गांव अररिया, अब इस अररिया का नाम है वो पूर्णिया हो गया, ध्यान रखना, बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम शीलानाथ मंडल और माता थी वो पाणा देवी थी। फणीसुनाथ रेणु का बचपन का जो नाम था वो फनेसरा था, और वो फनेसरा से फणीसुनाथ रेणु पड़ गया। जब रेणु का जन्म हुआ तब उनके परिवार को कर्ज भी लेना पड़ा, इसलिए दादी माँ ने फनेसरा का नाम यूं ही प्यार से रेणुआ रख दिया। अब ये दोनों मिलकर के फणीसुनाथ रेणु के नाम से लेखन की दुनिया में प्रसिद्ध हो गए, और नागार्जुन ने इनका उपनाम रेणुआ से क्या कर दिया था, रेणु कर दिया था। और इसी प्रकार साहित्य जगत में ये फणीसुनाथ रेणु के नाम से प्रसिद्ध हो गए, लोकप्रिय हो गए। फणीसुनाथ रेणु की स्कूली शिक्षा वो फारबिसगंज नेपाल में हुई थी। ये नेपाल के बॉर्डर से हैं। उन्होंने नेपाली क्रांति में भी भाग लिया, राजशाही विरोधी आंदोलन थे उसमें सक्रिय भूमिका निभाई, और इस समय रेणु जी वो कोइराला परिवार में रहते थे। फणीसुनाथ रेणु भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य कार्यकर्ता रहे। अंग्रेजों ने इनके क्रांतिकारी गतिविधियों से परेशान होकर के इनको घोड़े से घसीट करके अरिरिया ले आए थे, और जिससे कारण रेणु जी को क्षय रोग से ग्रसित भी हो गए, यानी काफी कष्ट झेले हैं। फणीसुनाथ रेणु ने 3 शादियां की थी। पहली पत्नी रेखा राय थी, दूसरी पद्मा रेणु और तीसरी लतिका। यह लतिका है जो रेणु की बीमारी के समय में अस्पताल में इनकी सेवा करती थी, अच्छी लड़की महिला थी। फणीसुनाथ रेणु ने का जो मेला अंचल उपन्यास प्रकाशित कराया तब लतिका जी ने अपने गहने बेच करके रुपए देने पड़े थे। ये स्थिति भी इन्होंने देखी थी। फणीसुनाथ रेणु को आजादी के बाद का प्रेमचंद की उपमा भी दी जाती है, और साहित्य जगत में धरती का धनी के नाम से भी इनको जाना जाता है। धरती का धनी है इनको अज्ञे के द्वारा कहा गया था। फणीसुनाथ रेणु का मेला आंचल उपन्यास 1954 में प्रकाशित हुआ, जो गोपाल राय ने इसे हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास से माना है, और यही हिंदी में अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है तो मेला आंचल। हालांकि इससे पहले शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया प्रकाशित हो चुका था, लेकिन 1947 के गदर के दौरान उसकी मूल प्रति खो गई और 1964 में जाके दोबारा प्रकाशित करवाया, इसलिए पहला स्थान मेला आंचल का हो गया। विद्यार्थी जीवन में रेणु की पहली कहानी परीक्षा अपने गुरुजी रामदेव तिवारी की पत्रिका में छपी थी। बाबा बटेरनाथ फणीसुनाथ रेणु की प्रथम कहानी है। रेणु की वट बाबा, सॉरी, बाबा बटेरनाथ तो उपन्यास है नागार्जुन का, ये वट बाबा है रेणु की पहली कहानी, जो सन 1944 में विश्वामित्र पत्रिका में छपी, और उनकी कहानियां भारतीय संस्कृति की लुप्त हो रही परंपरा को उजागर करती हैं। अच्छा प्रश्न है, वट बाबा रेणु की पहली कहानी और पहला आंचलिक उपन्यास मेला आंचल। फणीसुनाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी पहलवान की ढोलक 1944 में विश्वामित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई, जो कि कक्षा 12 में जोड़ी गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे देखिएगा, पार्टी का भूत। ये फणीसुनाथ रेणु की प्रथम प्रौढ़ कहानी है। पार्टी का भूत रेणु जी की प्रथम प्रौढ़ कहानी है। रेणु की एक कहानी है तीसरी कसम, जो मारे गए गुलफाम नाम से प्रकाशित हुई थी, और ये कहानी गीतकार शैलेंद्र ने 1966 में तीसरी कसम नाम से इस पे फिल्म भी बनवा दी है। ठीक है, तीसरी कसम मारे गए गुलफाम, इस पे फिल्म बनी है। रेणु का रिपोर्टाज है इस जल प्रलय में, जो कि जाकिर हुसैन के साक्ष्य पत्रिका में नदियों की आग शीर्षक से प्रकाशित हुआ। आज जो अपन अध्याय करेंगे, जिसका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, जो अध्याय है वो इस जल प्रलय में। ये सबसे पहले
जाकिर हुसैन ने साक्ष्य पत्रिका में नदियों की आग शीर्षक से प्रकाशित कराया। ये रिपोर्टाज सन 1975 में पटना में आई प्रलयंकारी बाढ़ का वर्णन इसमें किया गया है। अग्नि संचारक फणिसुंदरा रेणु की अंतिम कहानी है। अग्नि संचारक, तो ध्यान रखना फणिसुंदरा रेणु जो हैं उनकी पहला उपन्यास कौन सा है, देखिए एक बार दिखला देता हूं आपको, मेला आंचल। अच्छे प्रश्न बनते हैं। 1954 में प्रकाशित हुआ। पहली कहानी वट बाबा, अंतिम कहानी अग्नि संचारक। अंतिम कहानी कौन सी है, अग्नि संचारक है। विद्वानों के अनुसार बीती चित्र को मयूरी रेणु जी की अंतिम कहानी मानते हैं, यानी बीती चित्र के मयूरी, ये भी एक कहानी है। रेणु का संपूर्ण साहित्य रेणु रचनावली के 5 खंडों में प्रकाशित है। अच्छा प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी में पूछा जा सकता है। 11 अप्रैल 1977 को इस महान साहित्यकार का ऑपरेशन के दौरान देहांत हो गया। उपन्यास देखिए, मेला आंचल, प्रतिपरिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, पलटू बाबू रोड और राम रतन राय, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। खास तौर से इसका ध्यान रखिएगा। इनकी प्रसिद्ध कहानियां, इन्होंने कुल 63 कहानियां लिखी थी। वट बाबा, पार्टी का भूत, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, ठेस, टेबुल, नैना जोगिन, संवदिया, कस्बे की लड़की, अग्नि संचारक, बीती चित्र की मयूरी। एक पहलवान की ढोलक भी इनकी प्रसिद्ध है, वो भी कक्षा 12 में है। संवदिया भी कक्षा 12 में है। आप लोग वीडियोस देख सकते हैं, बहुत अच्छी कहानी है। इनके कहानी संग्रह हैं ठुमरी, आदिम रात्रि की महन, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी। इनके प्रसिद्ध रिपोर्टाज हैं ऋणजल धनजल, नेपाली क्रांति की कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट्स और आत्म परिचय नाम से इन्होंने आत्मकथा लिखी थी। इनका एक संस्मरण भी है, वन तुलसी की गंध। ठीक है, ये भी काफी प्रसिद्ध है। यह संस्मरण लिखा था इन्होंने। कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बंध में बंधाए नियम कानून नीति तथा फार्मूले को तोड़ करके बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। पाठ का परिचय ध्यान से याद रखिएगा, परीक्षा में आएगा कि इस जल प्रलय में फणिसुंदरा रेणु की विधा कैसी है, रिपोर्ट आ जाए, पूछा जा सकता है। ये घटना कब घटी थी, 1975 में पटना में। बाढ़ का वर्णन इसमें किया गया है। बाढ़ में लेखक स्वयं भुक्तभोगी रहे हैं और इस कठिन आपदा के समय मानवीय व्यवस्था और यातना को रेणु ने शब्दों के माध्यम से साकार किया और इन्होंने ऋणजल धनजल रिपोर्टाज में कुत्ते की आवाज शीर्षक से पटना में बाढ़ का वर्णन किया गया है, जो कि जाबिर हुसैन जो हैं उन्होंने साक्ष्य पत्रिका में नदियों की आग शीर्षक से इन्हें प्रकाशित करवाया था। किसकी आग से, नदियों की आग शीर्षक से। किसने, जाबिर हुसैन। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। साक्ष्य पत्रिका में नदियों की आग शीर्षक से विशेषांक से इस जल प्रलय शीर्षक को संकलित है वो किया गया है। तो इसमें यूं पूछा जा सकता है, इस जल प्रलय में पहले कहां पर प्रकाशित हुआ, तो साक्ष्य पत्रिका में नदियों की आग शीर्षक से। और ये विधा कैसी है, रिपोर्टाज। कब की घटना का वर्णन है, 1975 में पटना में आई प्रलयंकारी बाढ़ का वर्णन है। आगे बात समझ में। कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। पनाह का मतलब होता है शरण, प्रति वह जमीन जो जोती या बोई नहीं जाती। विभीषिका भयंकर, प्लावित होता है जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ जाता है। अनवरत निरंतर लगातार, अविराम लगातार। अनगढ़ बेतुकी विचारहीन मनमानी, अनगढ़ बेडोल टेढ़ा। भंसने धंसने, स्वभावशोक्ति स्वयं से बातें करना। स्फुट अस्पष्ट, गेरवे रंग का। आच्छादित ढका हुआ, उत्कीर्ण सुनने को उत्सुक। आसन्न पास आया हुआ। धनुष कोटि एक स्थान का नाम। मुसहरी एक आदिवासी जाति जो दोने पत्तल आदि बनाने का काम करती है। बलवाही एक प्रकार का लोक नृत्य। एक्जुबिक्शन प्रदर्शनवाद। आसन्न प्रसवा यानी आजकल में जिसके बच्चा हुआ ना उसको आसन्न प्रसवा बोला जाता है। पटनिया पटना में रहने वाले लोगों को। पनिया बहता हुआ पानी होता है। कुकुर कुत्ता। अलमस्त एकदम मस्त मौला आदमी होता है, उसको अलमस्त बोल देते हैं। इस जल प्रलय में फणिसुनाथ रेणु का ये क्या है, रिपोर्टाज है। तो देखिए लेखक लिखते हैं कि मेरा जो गांव है वो ऐसे इलाके में है जहां पर हर साल पश्चिम पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर के पनाह यानी शरण लेते हैं। कैसी जगह है, यहाँ पर नदियों के नाम पूछ सकता है कि कौन सी नदी नहीं आती है। कोसी है, पनार है, महानंदा है और गंगा है। इनसे जो बाढ़ आती है ना जिन गाँव में, वहाँ के प्राणी इनके गाँव में आकर के पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों के विशाल
और सपाट परती जो समतल भूमि जो जोती नहीं जाती हो, पर सपाट परती पर गाय बैल भैंसें वो सारे जानवर जो हैं वो वहां पर हजारों झुंड मुड़ मुड़ करके देखकर लोग बाढ़ की विभीषिका है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। विभीषिका होती है भयंकरता। प्रति क्षेत्र में जन्म लेने के कारण, प्रतिभूमि वह जमीन जो जोती बोई नहीं जाती हो। प्रति क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता था, क्योंकि वो जमीन जोती बोई नहीं जाती थी, पानी था ही नहीं, तो तैरना कहाँ से सीखेंगे। किंतु 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल तक बॉयज स्काउट स्वयंसेवक और राजनीतिक कार्यकर्ता तथा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करते रहे हैं लेखक। और लिखने की बात है, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिख करके प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर के धर्मयुग के कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत लेखक ने किया। यानी लिखने का पहले से ही लेखक को रुचि थी, शौक था। तो धर्मयुग पत्रिका में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत किया था। जय गंगा 1947 में, डायन कोशी 1948 में, हड्डियों का पुल 1948 में आदि रिपोर्टाज। इनके अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। ये सारी रिपोर्टाज हैं। जय गंगा है, कोसी है, हड्डियों का पुल है, ये रिपोर्टाज है। इनके साथ साथ उपन्यासों में भी इन्होंने बाढ़ के बारे में लिखा है। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, फंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। यानी गांव में उनकी कभी बाढ़ आई ही नहीं, ये फंसे नहीं। वह तो पटना शहर में सन 1967 में हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि, यानी लगातार, अविराम का मतलब लगातार वृष्टि यानी बरसात के कारण पुनपुन नदी जो है, ये पुनपुन नदी है का पानी राजेंद्र नगर है, कंकड़बाड़ है तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस गया था। यानी पुनपुन नदी में बाढ़ आ गई थी, अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार हम बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा तो पटना का पश्चिमी इलाका छाती पर पानी में डूब गया, यानी छाती तक पानी आ गया। और हम घर में ईंधन है, जैसे जलाने की लकड़ी है, आलू है, मोमबत्ती है, दिया सलाई है, सिगरेट है, पीने का पानी है, कंपोज की गोलियां हैं, आदि सभी जमा करके बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे कि बाढ़ कब आएगी। सुबह सुना था कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। राजभवन और मुख्यमंत्री जो निवास है वो प्लावित का मतलब जिसमें बाढ़ का पानी चढ़ गया है। और दोपहर में ऐसी सूचना मिली कि गोलघर, ये सारी पटना की जगह हैं, गोलघर जल से घिर गया है। यूं सूचना बंगला में इस वाक्य में मिली थी कि जानो गोलघर डूब गए छे। ये बंगला भाषा का वाक्य है। यहाँ 5 बजे तक कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर जाने के लिए, कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने के लिए निकले तो रिक्शे वाले ने हंस करके कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस तो अबेले पानी आ गया होगा, कि कॉफी हाउस तो डूब गया शायद। चलो पानी कैसे घुसा है, लेखक कहता है कि देखते हैं कि पानी कैसे घुस गया है, वही देखना। कह करके हम रिक्शे में बैठ गए। साथ ही नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र लेखक के साथ में थे। मेरी अनवरत लगातार अनगढ़ यानी बेतुकी और अनगढ़ विचारहीन मनमानी, यह गद्य में श्वासोक्ति होता है अपने आप में कुछ बोलना। श्वासोक्ति से कभी बोर नहीं होते थे वो लेखक थे। मैं कैसे भी बकता था, लेखक कहता है मैं जो भी बोलता वो सुन लिया करते थे, कभी बोर नहीं होते थे। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, साइकिल, ट्रक, टमटम, रिक्शा पर पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे, यानी बाढ़ को देख रहे थे कि किस प्रकार से आ रही है। लोग पानी देख करके लौट रहे थे। देखने वालों की आंखों की जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी, पानी कहाँ तक आ गया। और देख करके जो लौट रहे थे उन लोगों से बातचीत में वो बता रहे थे कि फ्रेजर रोड पर पानी आ गया है। आ गया क्या, पार कर गया क्या, कृष्णापुरी है, पाटलिपुत्र कॉलोनी है, बोरिंग रोड है, इंडस्ट्रीज एरिया है का कहीं पता नहीं है। अब भट्टाचार्य जी रोड पर पानी आ गया है, छाती पर पानी है। और वीमेंस कॉलेज के पास में डुबाव पानी है, यानी वीमेंस जो कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज, वीमेंस यानी गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पर आदमी डूब जाएगा, इतना पानी आ गया। हाँ आ रहा है, आ रहा है, घुस गया, डूब गया, वाह बह गया। ऐसी आवाज़ लोग करते हैं, ऐसी हलचल करते हैं जब बाढ़ आती है तब। हम कॉफ़ी हाउस के पास पहुंचे। कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल का गेरुआ झाग फैन उगलता पानी तेजी से सरकता हुआ
आ रहा था, यानी मोटी डोरी के समान पानी आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया, तो मोटी डोरी का जो पानी आ रहा था ना, उसको कहा गया। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जड़ गए थे, यानी डर लगा लेखक को। सभी प्रणाम निवेदन मेरे मुंह से कुछ अस्फुट यानी अस्पष्ट, अस्फुट का मतलब अस्पष्ट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा आगे चलते हैं। अब रिक्शे वाले को आनंद आ रहा, मजा आ रहा है कि चलो। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ कि पानी में बहुत खतरनाक करंट है, डूबो के ले जाएगा, साथ बहा के ले जाएगा। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय विरेश्वर में कहा, लौट ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि भैया यहाँ से वापिस हो ले, आगे जाएंगे तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे साला। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल यानी सिनेमा शो बंद करके उसके बगल से एक गांधी मैदान था, उसकी ओर चले गए थे लेखक। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि रिक्शा मोड़ करके रिक्शे वाले को किधर आ गए थे लेखक और उसके मित्र, अप्सरा सिनेमा के पास में। वहां पर क्या हुआ कि गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर के सामने पानी भरा पड़ा था। पानी की तेज धार पर लाल हरे नियम विज्ञापनों की जो परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की दृष्टि सी ऐसी कर रही थी, उसमें वो उड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था। नियन विज्ञापनों के गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरे के दिन रामलीला में राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उनसे कम नहीं थे, कि रामलीला में जितने रहते हैं ना उनसे कम नहीं थे, क्योंकि बाढ़ आ रही थी। गांधी मैदान के आनंद उत्सव सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियां धीरे धीरे क्या हो गई थी, गेरिक हो गई थी। गेरिक का मतलब गेरवे रंग की हो गई थी। आवरण आच्छादित हो गया, यानी ढका गया। हरियाली पर स्नेह स्नेह पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा ये नया था। इस बीच एक अधेड़ मुष्टंड आदमी आया और जो गंवार था, गांव का लोग जोर जोर से बोल रहा था, उठा यहाँ अब दानापुर डूब रहा है। तो पटनिया बाबू लोग उलट करके देखने की नहीं आए। अब बूझो कि दानापुर डूब गया है, लेकिन पटनिया बाबू लोग उसको देखने ही नहीं आए। अब देखो तुम्हारी भी बाढ़ आ गई। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक संगोष्ठियों में होती रहती है, और उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिएगा कि ये गांव का आम आदमी है। शाम के 7:30 बजे की बात है कि 7:30 बज चुके थे और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकान के सामने लोग खड़े चुपचाप उत्कर्ण कंठों से सुन रहे थे। यानी चुपचाप वो क्या है कि उत्कर्ण कंठों से उनको सुन रहे थे। उत्कर्ण का मतलब होता है यहाँ पर सुनने के उत्सुक थे, बिल्कुल ध्यान से सुन रहे थे। पानी हमारी स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है, ऐसी बात है। समाचार बिल्कुल दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क रहा था। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की रेखाएं उभरी हुई थी, डर लग रहा था। किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आ रहा था। पानी देख करके लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक उत्साह थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा है, टमटम है, ट्रक है, टेम्पो का सामान लादे जा रहा था। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। पान खाने वालों की बिक्री बढ़ गई, क्योंकि पान की दुकान पे वो समाचार सुन रहे थे। आसन्न संकट, आसन का मतलब निकट, निकट संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। पान वाले ने आदमकद आईने में इतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रम में नजर आ रही थी। मुझे लगा अब यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठहाकर हम पर हंस सकते हैं। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ कोई ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। क्योंकि वहाँ पर ऐसी बातें उछाली जा रही थी बाढ़ के बारे में कि एक बार डूब ही जाएगा। धनुषकोटी की तरह पटना लापता हो जाएगा। धनुषकोटी एक जगह का नाम है, उसी तरह यानी पटना भी लापता हो जाएगा। पटना जो शहर है वो भी, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर के बैठ जाएं, यानी गोल घर पर चलते हैं और वहां पर ताश खेलते हैं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर ही क्यों नहीं भाई, यही माकूल मौका है, यानी यही अच्छा मौका है। और इनकम टैक्स वालों की एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसानी से
बामाल मिल जाएगा, यानी आसानी से खूब माल मिल जाएगा। इनकम टैक्स वालों को ऐसा करना चाहिए। अब आगे का होता है कि राजेंद्र नगर चौराहे की बात है। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। मैगजीन की एक दुकान थी वहां पर। सोचा एक सप्ताह की खुराक ले लूं। लेखक ने सोचा कि बहुत सारी पत्रिकाएं खरीद लूं और एक साथ ही ले लूं। क्या क्या ले लूं? हेडली चेज ले लूं, या फिर एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली कोई किताब, अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह की किताबों की उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा को पता नहीं क्यों मुस्कुराने लग गया। यानी जो दुकान का मालिक था कृष्णा, उसको हंसी आ गई। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बंगला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में होंगे। बहरहाल जो कम पानी में होगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा, यानी उसको वो याद करेगा, उसकी सहायता करेगा। ऐसा आपने जो कवि मित्र थे उनको कहकर के विदा कर दिया। फ्लैट में पहुंच गया था लेखक। जनसंपर्क की एक गाड़ी आई और लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों ओर बड़े ब्लॉकों से, इमारतों से टकरा करके मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनि करती है। यानी एक बार बोलता है और सुनती वो 4 बार है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पर पहुंचते ही भाइयों पुकार करके एक क्षण के लिए चुप हो जाती है और पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनि होती है, भाइयों भाइयों भाइयों, ऐसे सुनता है 2-4 बार। एक अलमस्त यानी एक जवान आया, मस्त मौला। अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचा करके लौटते समय इस गोलंबर के पास में आलाप उठाता है। सुनो मेरे बंधु रे, ए सुन मोरी मितु आबा, ऐसे कोई गाना गा रहा है, अकेला था, ऐसा मूड हो जाता है आदमी का, तो रिक्शे वाला गाना गा गया। अब क्या हुआ कि गोलंबर के पास में जनसंपर्क की गाड़ी ने ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़वाड़ा और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा। तो यहाँ पर परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि रात को 12 बजे बाढ़ का पानी कहाँ पर पहुंच जाएगा? तो लोहानीपुर, कंकड़वाड़ा, राजेंद्र नगर में घुस जाएगा। अतः आप सावधान रहें। यानी ये 3 जो इलाके हैं, 3 जो मोहल्ले कॉलोनियां हैं, वहां के लोग सावधान रहें। प्रतिध्वनि सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं, ऐसी सुनाई दी। मैंने गृह स्वामिनी यानी लेखक ने अपनी पत्नी से कहा कि गैस का क्या हाल है, कि भैया गैस तो है क्या अपने घर में? बस उसी का डर है, क्योंकि अब खत्म होने वाला है। असल में तो सिलेंडर की क्या है कि मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होती है, कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन अंदाज़ा तो ये होता ही है कि 1 या 2 दिन में का कोयला और स्टोव, मगर किरासिन एक ही बोतल बचा है। कि सिलेंडर कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता, कोई मीटर वीटर तो होता नहीं है। फिलहाल बहुत बाढ़ का भी यही हाल है। फिलहाल बाढ़ का भी यही हाल है सिलेंडर वाला, कि उसके भी कोई मीटर उटर की तरह की कोई चीज़ नहीं है कि कब आ जाए, कैसे आ जाए, पता नहीं होता है, पता नहीं है चलता है कि कब आ धमके। मैंने कहा कि पता नहीं है, बाढ़ भी सिलेंडर की तरह ही है, कभी भी आ सकती है। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान की ध्वनि देर तक गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों में के सामान हटाए जा रहे थे। मेरे फ्लैट के नीचे दुकानदार ने पता नहीं क्यों अपना कागज इकट्ठा कर रखा था और एक अलाव लगा करके सुलगा दिया। हमारा कमरा है वो धुएं से भर गया। सारा शहर जाग रहा था क्योंकि सभी को डर लग रहा था। पश्चिम की ओर से कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। अब लेखक कहता है कि पश्चिम की ओर देखता हूँ कि कोई बोलता है कि नहीं बोलता है, ऐसे उसको लगा। हाँ तो देखिएगा, पीर मुहानी या फिर सालिमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही थी। लगता है 1-1:30 बजे रात का पानी है वो राजेंद्र नगर पहुंच जाएगा, ऐसा आशंका हो रही थी लेखक को। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद नहीं आएगी। नहीं कंपोज की टिकिया, अभी नहीं, कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता शीर्षक बाढ़, आकुल प्रतीक्षा, धत, नींद नहीं, स्मृति आने लगी। यानी कल्पना में खो गया लेखक, एक एक करके चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। जैसे चलचित्र टीवी में आता, इसी प्रकार से आने लग गए। अब लेखक को कल्पना में डूबता है कि 1947 की बात है कि मनीहारा में, तब पूर्णिया अब कटरिया जिला के इलाके में, गुरुजी स्वर्गीय कौन थे? सतीनाथ बादुड़ी। ये फणीसुनाथ रेणु के साहित्य गुरु थे। ये सतीनाथ बादुड़ी के साथ में गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे थे। चारों ओर पानी पानी था। दूर एक दीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। एक बालूचर
दिखाई पड़ा, ऐसे एक द्वीप जैसा। हमने सोचा कि वहां जाकर के जरा चहलकदमी कर लें, यानी एक टापू दिखाई दिया और वहां पर टांगें वो सीधी कर लें। बहादुर जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों में कदम रखने से पहले ये मत भूलना कि तुमसे पहले भी यहाँ पर हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे, कि जो सांप बिच्छू है ना वो वहां पर जरूर मिलेंगे। और सचमुच चींटे चींटे से लेकर के सांप बिच्छू और लोमड़ी शियार तक यहाँ पर पनाह लेते, क्योंकि वही एक उभरी हुई जगह थी और चारों तरफ पानी पानी था। बहादुर जी की जो हिदायत थी, हर नाव पर पका ही घाव, एक पका ही घाव होता है, मतलब जो घाव होते हैं उस पर लगाने की। जैसे पका ही घाव का मतलब पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं और तलवों में भी उसमें घाव हो जाता है, उसकी दवा होती है। उसकी दवा दिया सलाई की डिबिया है, किरासिन तेल रखना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ खाने पीने की चीज़ों से पहले पकाई घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती है, यानी जहाँ पर भी जाते तो लोग खाने पीने की बजाय पकाई घाव की लेते, क्योंकि पानी में उनके पैर सड़ जाते थे और पैरों में घाव हो जाते। अब 1949 में लेखक है महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना, यहाँ पर महानंदा की बाढ़ कहाँ पर आई थी, वापसी थाना के एक गांव में पहुंचे। यहाँ हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब भी सवार थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ा करके कैंप ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका एक कुत्ता था, वो कुई कुई करता हुआ नाव में चढ़ गया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देख करके बहुत डर गए और चिल्लाने लगे, अरे कुक्कर नहीं, कुक्कर नहीं, कुक्कर को भगाओ, यानी कुत्ते से उनको डर लगता था। बीमार नौजवान छप से नाव से उतर गया, हमारा कुक्कर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक से पानी में गिर गया, हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। दोनों में इतना प्रेम था, कुत्ते और आदमी में। अब परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसवरी एक आदिवासी जाति होती है जो दोने पत्तल बनाने का काम करती है, उसे मुसवरी बोलते हैं। मुसवरों की बस्ती में हम राहत बांटने की खबर मिली थी। वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा करके खा रहे थे, क्योंकि चारों ओर से पानी पानी था, मछली और चूहों के अलावा कुछ भी नहीं था खाने के लिए। किसी तरह वो जी रहे थे, किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरों की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा तो एक ऊंची जगह मचान, जिसको अपन स्टेज के रूप में होता है ना, बना करके स्टेज की तरह बनाया गया था और बलवा ही नाच नृत्य हो रहा था। ये एक प्रकार का लोक नृत्य है, ध्यान रखना। मशहूरों का एक प्रकार का लोक नृत्य है बलवाही, के लोग नाच रहे थे। लाल साड़ी पहन करके काला कलूटा नटवा दुल्हन का हाव भाव दिखा करके, यानी वह धनी है, उसको घर छोड़ करके मायके भागी जा रही है, यानी उसकी पत्नी है, वो अपने पति को छोड़ करके मायके जा रही है और उसका घर वाला है पुरुष, उसको मना करके राह में लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक का जो द्रुत ताल बजने लगा, दागिरदा चौक के और चकधूम चकधूम चकधूम, चौक के ऐसे चकधूम ढोलक की आवाज आती है ना। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे पैसे नर नारियों के झुंड मुक्त खिलखिलाहट से लहरें लेने लग रहे थे, यानी वो झूम रहे थे, नाच रहे थे, आनंद मना रहे थे, उनको कोई टेंशन ही नहीं थी। मुक्त में खिलखिलाहट लहरें लेने लगी। हम रिलीफ बांट करके ऐसे ही हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? यानी ऐसा वो लेखक ने शास्त्री जी से कहा। बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। ये एक बार सन 1937 में सिमवनी या शंकरपुरा के बाढ़ के समय में नाव लेकर के एक लड़ाई हो गई थी 1937 में सिमरवनी और शंकरपुरा में। मैं उस समय बालचर यानी बौज स्काउट का एक छात्र था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधों का एक ढेला बना करके किसी तरह चले जा रहे थे और यहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला लेकर के झिंझरी, ये एक जल व्यवहार होता है, झिंझरी करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर के उनकी नाव छीन ली और थोड़ी मारपीट भी कर दी। ऐसा अक्सर जमाने में हो जाता है, लड़ाई हो गई। अब 1967 में जब पुनपुन नदी का पानी है राजेंद्र नगर में घुस गया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियां टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकल पड़े थे। एक नाव ले ली थी और युवक युवतियां निकल पड़े। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डाल करके एक अनोखी अदा से नेस्कैफे में पाउडर
को मथ रही थी, एक प्रोसेस वो बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक व्यक्ति दोनों पांवों को फैला करके बांस की लग्गी से नाव खे रहा था और दूसरा जो युवक है वो पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक करके कोई मनमोहक डायलॉग वगैरह बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए रे मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। पूछा जा सकता है कि ये किस पाठ से ली गई पंक्तियां, तो ध्यान रखना इस जल परले में। हो जी हो। हमारे ब्लॉक के पास में गोलगंबर में नाव पहुंची, गोलंबर में, तो अचानक चारों ओर ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ में किलकारियां, सीटियां, फब्तियां की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा करके गूंजती है। सो सब मिलकर के स्वयं की जो ध्वनि संयोजक हुआ उसे बड़े बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं। इस फूहड़ युवकों की सारी जो बिस्निज्म है उसको तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल होठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ में मुखर हो रहा था। नैया तोरी मजेदार, होशियार होशियार, कहो राम सिंगार, पुण्य आ रहेल हो, ऊहू ने आ रहेलो। ऐसी कोई मतलब है कि भोजपुरी राग है। अब क्या हुआ कि 2:30 बज गए मगर पानी अब तक नहीं पहुंचा। लेखक अब वापिस आता है अपने सही जगह पर। इतनी देर कल्पना में चल रहा था, पुरानी बातें याद कर रहा था, स्मृतियों पर। कहीं पर पानी अटक गया अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया। अब तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, यानी बांध पर इंजीनियर लड़ रहे थे, उनकी जीत हो गई, या कोई देवी चमत्कार हो गया हो। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉक से पराए सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं, कुत्ते की रह रह करके सामूहिक रुदन करते हैं और उसे हर श्रृंगार की मंडली डांट करके चुप करा देती है। मुझे अचानक अपने इन मित्रों के और स्वजनों की याद आ गई जो कल पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णापुरी बोरिंग रोड में अथाह जल से गिरे हुए थे। उनकी याद आई। जितेंद्र जी, वनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर के टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक कोई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था, एकदम कोई शब्द नहीं, टूंग फूंग की आवाज भी कुछ भी नहीं था। यही आवाज सुन रही थी। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए। कुछ भी लिखना संभव नहीं हो पा रहा है। क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं, फिर स्मृतियों में जाऊंगा। अब लेखक वापस पुरानी स्मृतियों में जाता है। अच्छा, पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना और चकरदाह गांव के पास में छाती पर पानी आ गया था। यानी पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाने इलाके में चकरदाह गांव में छाती पर पानी आ गया और पानी में खड़ी एक आसन्न परसुआ का मतलब जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया हो, हमारी और गाय की तरह टुकर टुकर देख रही थी। बेचारी परेशान थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद करके सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद भेड़ों के झुंड हैं, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले और उजले करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़, काले बटे हुए भेड़, किंतु उजले उजले गेरुए रंग के भेड़। होई देखो ऐसे गेछो जल। झकझोर कर मुझे जगाया गया और घड़ी देखी, ठीक 5:30 बजे थे। सवेरा हो चुका था। आ रे लो है पनिया, पानी आए रे लो है, हर श्रृंगार ओ मोहन। ऐसा मतलब आवाज आ रही थी। रामचरण ओरे आंखें मलता हुआ उठा। पश्चिम की ओर के थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा था। अब यानी राजेंद्र नगर में पानी आ गया। ठीक वैसे ही जैसा शाम को कॉफी हाउस के पास में मैंने देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किल्लोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिणी कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास में बच्चे कूद क्यों रहे हैं? क्यों नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। यानी ऐसा लगता है कि बच्चे कूद रहे हैं, परंतु वो पानी था। वहां मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है, तो उछलता हुआ ऐसे बच्चों के जैसे लग रहा था। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास में पुलिस चौकी के पिछवाड़े में
पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के पीछे सेठ की दुकान की बाएं बाजू की लहरें नाचने लग गई। अब पानी आ गया था। अब दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर से शोर कोलाहल, कलरव, चीख पुकार, पानी का कलरव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार करे अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया है। पानी बहुत तेज बह रहा है, चढ़ गया है। करंट बड़ा तेज है। सोन का पानी है। किस नदी का पानी है? सोन का पानी है, गंगा जी का है। ओ गेलो, ये पता नहीं सोन का है गंगा जी का है। सामने ही दीवार पर ईंटें जलती डूबती हुई जा रही थी। जल्दी जल्दी डूबती जा रही थी, क्योंकि बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया था। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता ही जा रहा था, डूब रहा है। अभी मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्ड भी होता, तो बाढ़ को बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा था। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल हो जाता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया है, हरियाली लोप हो गई है। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा है। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड हैं, भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़ हैं। वो चाय वाले की झोंपड़ी गई चली गई है। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्ड होता। क्या होता? अच्छा है कुछ भी नहीं है। कलम थी, वह भी चोरी हो गई है। अच्छा है कुछ भी तो मेरे पास में नहीं है। इस प्रकार से लेखक ने पटना में 1975 में आई प्रलयंकारी बाढ़ का सचित्र वर्णन है इस पाठ के माध्यम से किया है। आशा करता हूँ आराम से समझ में आया होगा। एक बार वीडियो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक बार पाठ पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे प्रश्न आने चाहिए वो भी मैंने आपको बीच में बतलाए हैं। धन्यवाद दोस्तों।